नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज हम बात करेंगे कोरोना की चौथी लहर पर कैसे लगाम लगाई जाए। दरअसल भारत में कोरोना के मामलों में एक बार फिर से तेजी देखने को मिल रही है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो संक्रमण के मामलों में लगभग 18% की उछाल देखी जा रही है। जारी रिपोर्ट के अनुसार 24 घंटे में 2927 नए मामले सामने आए। इस दौरान देश में 32 लोगों की कोविड-19 की वजह से मौत हो गई। देश में एक्टिव मामलों की संख्या भी बढ़कर 16,279 हो गई है। हालांकि 2,252 मरीजों की पिछले 24 घंटों में संक्रमण मुक्त होने की खबर भी है। वर्तमान में रिकवरी रेट 98.75% है। राजधानी दिल्ली में भी कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। दिल्ली में मंगलवार को कोरोना मामलों संक्रमण के 1,204 नए मामले सामने आए। वहीं एक व्यक्ति की मौत हो गई है। बताया भी जा रहा है कि सोमवार को 1,011 मामले सामने आए थे और एक व्यक्ति की मौत हो गई थी, जबकि सकारात्मकता दर बढ़कर 6.42% हो गई। यानी कोरोना का खतरा एक बार फिर से मंडरा रहा है। चौथी लहर की आशंका भी बढ़ गई है। कोरोना के अचानक बढ़ते मामलों को देखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर से मोर्चा संभाल लिया है। कोरोना की समीक्षा के लिए पीएम मोदी मुख्यमंत्रियों संग चर्चा कर रहे हैं। आपको बता दें कि पीएम मोदी की ये मीटिंग बेहद नाजुक वक्त पर हो रही है। देश में इस वक्त कोरोना की चौथी लहर का खतरा बना हुआ है। दिल्ली, यूपी, कर्नाटक समेत 10 राज्य ऐसे हैं जहां पर पॉजिटिविटी रेट बढ़ता जा रहा है। माना जा रहा है कि जिन राज्यों में हालात बिगड़ते दिख रहे हैं वहां पर कुछ सख्तियां लगाई जा रही है। और ऐसे में हालांकि लॉकडाउन की आशंका तो नहीं है, लेकिन लॉकडाउन जैसी पाबंदियां कुछ लगाई जा सकती है। वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर डी जैकब ने बढ़ते मामलों के बीच स्कूल बंद करने की परिपाटी को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि स्कूलों को बंद करने की जरूरत नहीं है, स्कूल खोलने चाहिए। अगर केसेस मिलते हैं तो उनसे मामले दर मामले के हिसाब से निपटना चाहिए। हालांकि उन्होंने मास्क को जरूरी बताया। डॉक्टर जैकब का ये भी कहना है कि देश में कोरोना महामारी की चौथी लहर आने की बहुत संभावना कम है। और ऐसे में कुछ दिन पहले आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मणिन्द्र अग्रवाल ने भी भारत में चौथी लहर की संभावना से इनकार कर दिया था। उनका कहना था कि लोगों में वायरस के खिलाफ 90% प्राकृतिक इम्यूनिटी बन चुकी है। इस बीच भारत के औषधि महानियंत्रक ने 6 से 12 वर्ष के बच्चों के लिए भारत में बायोटेक की कोवैक्सीन के सीमित इमरजेंसी इस्तेमाल की अनुमति दे दी है। डीसीजीआई ने वैक्सीन निर्माता के प्रतिकूल घटनाओं के डेटा सहित सुरक्षा डेटा को पहले 2 महीने में हर 15 दिन में उचित विश्लेषण के साथ पेश करने का निर्देश भी दिया है। दरअसल कोरोना की बाकी लहरों में बच्चों पर ज्यादा असर नहीं पड़ा था, लेकिन इस बार बच्चे नए XE वेरिएंट की चपेट में आ रहे हैं। खासतौर से स्कूल खुलने के बाद इन मामलों में बढ़ोतरी की आशंका जताई जा रही है। हेल्थ एक्सपर्ट्स का कहना है कि पिछले 3 हफ्तों में बच्चों में फ्लू जैसे लक्षणों में बढ़ोतरी नजर आई है। बहरहाल सवाल अब ये है कि क्या चौथी लहर की आशंका है? क्या चौथी लहर आती है तो इस पर किस तरह की तैयारियों की जरूरत है? किस तरह की पाबंदियां लगानी चाहिए? क्या लॉकडाउन अंतिम उपाय होना चाहिए? करेंगे विश्लेषण अपने विशेषज्ञों के साथ। तो क्या चौथी लहर की संभावना है? इसी सवाल का जवाब आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जाहिर तौर पे कहा जा सकता है कि अब जो कोरोना के केसेस हैं उसमें नए केसेस में 18% की उछाल देखी जा रही है। 24 घंटे में कोरोना के 2,927 नए मामले आए हैं सामने, और ये अपने आप में कई सवाल खड़े करते हैं। सवाल ये कि क्या चौथी लहर आने की संभावना है, क्योंकि विशेषज्ञ जो अभी तक निकल के सामने आए हैं उनका ये साफ तौर पे कहना है कि चौथी लहर की संभावनाएं बेहद कम है। और ऐसे में क्या तैयारियां इसके लिए होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसकी भी करेंगे पड़ताल। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ मधुकर गुप्ता जी हैं, XIAS। बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर अनीता रमेश जी इस वक्त हमारे साथ है, सीनियर डॉक्टर है अपोलो हॉस्पिटल की। आपका भी बहुत स्वागत है। डॉक्टर अनीता, इस खास कार्यक्रम की शुरुआत आपके साथ ही करना चाहूंगी, क्योंकि आज डॉक्टर अनीता हम उस स्टेज में हैं जहां पर ये कहा जा सकता है कि तकरीबन ये कहा जा सकता है कि अमूमन जो जनसंख्या है वो वैक्सीनेट हो चुकी है। बच्चों को भी वैक्सीनेशन, अब उनका भी काम हो रहा है वैक्सीनेशन का। तो ऐसे में क्या आपको लगता है कि वाकई के चौथी लहर की संभावना जिसका हम जिक्र कर रहे हैं वो आ सकती है? देखिए, जो दूसरे देशों में हुआ है, जैसे चाइना
हांगकांग, कोरिया, उसमें अभी भी लॉकडाउन चल रहा है। आजकल न्यूज पे भी है, शंघाई में बढ़िया लॉकडाउन, रेस्ट्रिक्शन, काफी केसेस बढ़ रहा है। तो फोर्थ वेव उसी देशों में तो आ चुके हैं। ओके, और फैल भी रहा है इन स्पाइट ऑफ वैक्सीनेशन सब कुछ। तो यस, हमारे देश में भी आएंगे, जैसे उन देशों के 2-3 महीने बाद में आते हैं। पहले भी फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव आए थे, फिर फोर्थ वेव आने का संभावना है। और हम लोग शायद फोर्थ वेव में पहुंच गए हैं, पहली लहर में पहुंच चुके हैं कि फोर्थ वेव में, क्योंकि देखिए केसेस बढ़ते हैं। अगला हफ्ता 1000 केसेस था, आज 2900 के ऊपर केसेस पॉजिटिव है। तो यस, वी आर इनसाइड दी फोर्थ वेव। ये कितना गहरा होगा ये फोर्थ वेव, कितना आदमी को अटैक होगा, कितना मरीज को मौत होगा, इसके बारे में तो पता नहीं है। बट यस, डेफिनेटली हम लोग फोर्थ वेव में आ चुके हैं। तो इसके लिए घबराने का जरूरत नहीं है, डरने का भी जरूरत नहीं है। ओके, बट वी हैव टू बी केयरफुल, सतर्क होना चाहिए। बिल्कुल सतर्क होना चाहिए। और मधुकर जी, क्योंकि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम मुख्यमंत्रियों के साथ एक बैठक भी कर रहे हैं। हालांकि ये तो बताया जा रहा है कि देखिए लॉकडाउन की आशंका बेहद कम है, लेकिन पाबंदियों की बात की जा रही है। सर, क्या वाकई लगता है कि उस स्टेज में अब है कि हमें पाबंदियों का सामना एक बार फिर से करना पड़ेगा? क्योंकि देखिए मास्क लगाना, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना, ये तो बेहद जरूरी है, जिस बात का जिक्र अभी डॉक्टर अनीता कर रही थी। लेकिन क्या वाकई आपको लगता है कि पाबंदियां इस वक्त लगाई जा सकती है और इस वक्त बहुत जरूरी हो गया? देखिए, पाबंदियां अगर हम कंटिन्यू करते हैं तो उसमें कोई हर्जा नहीं है। एहतियात के तौर पे अगर पाबंदी लगाते हैं, मैं भी जैसे पिछले दिनों में फ्लाइट से कई जगह ट्रैवल किया हूँ, तो वैसे तो लोग जो हैं खुद ही केयरफुल हैं, परंतु क्या है कि ढिलाई होने की संभावना रहती है, तो उसको दोबारा पाबंदियों को रिइंफोर्स करने में कोई हर्जा नहीं है। दूसरे यूरोप में भी और कई मुल्कों में एक बार पुनः, हमारे पड़ोसी देशों में भी एक बार पुनः इसका प्रकोप बढ़ा है। तो ये सब बातें होंगी। हमें एक चीज को नहीं भूलना चाहिए कि एक भारी संख्या हमारी जनसंख्या में से ऐसी है, हमारी पॉपुलेशन में से, जिसको वैक्सीनेट नहीं किया गया है, अभी तक नहीं हो पाया है। बच्चे हैं तो उनको अभी नहीं कर पाए हैं। तो इट शुड नॉट फॉरगेट कि काफी संख्या में लोग अभी भी वैक्सीनेटेड नहीं हैं। तो ये सब बातें होंगी, तो वी हैव टू बी केयरफुल। अल्टीमेटली जो डेथ्स ना हो, मोर्टेलिटी रेट कम हो, उसका एक सबसे जो श्योर शॉर्ट समाधान है वो यही है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट करें लॉन्ग रन में। तो जिनको नहीं किया गया जा चुका है, हमारी जनसंख्या ज्यादा होने के कारण, उनको भी हम वैक्सीनेट करें। तो इसके ये सब बातें चलेंगी, पर एकदम से बिल्कुल आश्वस्त होने की जरूरत नहीं है। एहतियात बरतना चाहिए मेरे ख्याल से। बिल्कुल एहतियात बरतना चाहिए और ये बहुत करना चाहिए। बिल्कुल। तो जिन लोगों ने वैक्सीनेशन नहीं कराया है, बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं वैक्सीनेशन के बारे में, आज भी भ्रांतियां हैं बहुत सारे लोगों में, न केवल हमारे देश में, विदेश में भी। मैं अमेरिका में था नवंबर दिसंबर में, वहाँ काफी लोग ऐसे हैं, भारी मात्रा में हैं, जिन्होंने विरोध किया है वैक्सीनेशन का और उन्होंने कहा है कि ऐच्छिक होना चाहिए। तो ठीक है, उनकी इच्छा है, परंतु उनके कारण दूसरी जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या है, दैट इज एट रिस्क। तो इसमें अनिवार्य करने में भी कोई हर्जा नहीं वैक्सीनेशन। ठीक है मधुकर जी, एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है कि अभी भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वैक्सीनेट नहीं हुए हैं, खासतौर पे बच्चों की अगर हम बात करें डॉक्टर अनीता, क्योंकि अभी 6 से 12 वर्ष तक के बच्चों के वैक्सीनेशन की मंजूरी मिली है, लेकिन 6 साल से छोटे बच्चे भी हैं जो शुरुआत करते हैं स्कूल में जाना, उनके भी संक्रमित होने की जो अभी जो आंकड़े निकल के सामने आ रहे हैं वो ये बताते हैं कि बच्चों को ज्यादा ये कोरोना वायरस संक्रमण कर रहा है या संक्रमित कर रहा है। एक्सी वायरस की चपेट में बच्चे आ रहे हैं। ये एक्सी वायरस क्या है, एक्सई वायरस, और ये भी बताइए कि ये बच्चों के लिए कितना घातक है? देखिए, हमारा देशों में अभी तक, कल तक 12 साल के ऊपर बच्चों का खाली वैक्सीनेशन हुआ था, 12 से 18 तक। आज से 6 उम्र से 12 तक शुरू हो चुके हैं। बट ये बच्चा लोग काफी दिन से स्कूल जा रहे हैं, शायद 3-4 महीना हो गया स्कूल चल रहा है, थर्ड वेव के बाद भी, थर्ड वेव के पहले भी। तो
स्कूल में जाकर आपस में मिलते हैं और बहुत ही मुश्किल है स्कूल में कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल मेंटेन करने के लिए। तो यस, वे लोग एक सोर्स ऑफ इन्फेक्शन है घर के लिए, स्कूल के लिए, पेरेंट्स के लिए, तो इसीलिए घबराने का बात है। अभी देखा गया है थर्ड वेव, जो फोर्थ वेव जो आ रहा है, काफी बच्चों अटैक हुए हैं जो पर्टिकुलरली वैक्सीनेशन नहीं है। यस, छोटे बच्चे जो 6 साल से कम है उसके लिए भी बहुत खतरनाक है, बिकॉज वो प्राइमरी स्कूल जा रहे हैं और इन्फेक्शन ले आने का बहुत ही हाई रिस्क है। तो इसलिए यस, हम लोग को बच्चा को प्रोटेक्ट करके रखना है जब तक नहीं वैक्सीनेशन शुरू होगा, स्कूल में जाना है विद कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल। तो आपका दूसरा जो क्वेश्चन था एक्सी वेरिएंट के लिए, म्यूटेटेड वेरिएंट, रिकम्बिनेंट वेरिएंट, हमारा जो पहले था डेल्टा, उसके बाद अल्फा, बीटा, डेल्टा, ओमिक्रॉन आए हैं, एक वेरिएंट था BA.1 एंड BA.2। क्या होता है, वायरस का जेनेटिक मटेरियल म्यूटेशन होते रहते हैं, कुछ कुछ म्यूटेशन अच्छे हैं, मामूली हैं, कुछ म्यूटेशन खतरनाक होते हैं। ओके, तो जो ओमिक्रॉन वाला म्यूटेशन था वो थोड़ा बहुत उतना खतरनाक नहीं था। उससे 2 वेरिएंट था, BA.1 एंड BA.2। तो ये जो एक्सी है, ए है एक वायरस जो BA.1 एंड BA.2 के दोनों मिक्स करके इनके पास जेनेटिक मटेरियल है, उसको बोलते हैं रिकम्बिनेंट, दोनों को कंबाइन करके लिया है। तो इसी हिसाब से क्या होते हैं, काफी टाइम वायरस का वो जो लड़ने का शक्ति और विरुलेंस वो कम हो जाते हैं और ट्रांसमिसिबिलिटी ज्यादा होता है। तो वही है एक्सी वेरिएंट, काफी विदेशों में जहाँ पे दिखाई दे रहा है ये पॉजिटिविटी एक्सी वेरिएंट से है। तो इज रिकम्बिनेंट ऑफ BA.1 एंड BA.2। बट अगेन हम दर्शकों को दोबारा बताते हैं, घबराने का जरूरत नहीं है, बिकॉज वी डोंट नो कितना खतरनाक है एक्सी वेरिएंट। यस, ट्रांसमिसिबिलिटी ओमिक्रॉन डेल्टा से ज्यादा है, जल्दी तेजी से एक आदमी से दूसरे आदमी के ऊपर फैलते हैं, बट कितना गहरा बीमारी होगा, ऑक्सीजन का जरूरत, ICU एडमिशन, वेंटिलेटर, वो पता नहीं है। बिल्कुल, तो जाहिर तौर पे घबराने की जरूरत नहीं है, एहतियात बरतने की जरूरत है। मधुकर जी, मैं आपका करना चाहती हूँ, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले आपने जब कहा कि वैक्सीनेशन को देखिए बढ़ाने की जरूरत है, इसमें कोई दो राय नहीं है सर। अगर वैक्सीनेशन लोगों तक पहुंचेगी या लोगों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में वैक्सीनेट किया जाएगा तो इसकी संभावना बेहद कम हो जाएगी कि चौथी लहर का हमें सामना करना पड़े। लेकिन सर, इतनी बड़ी जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या आप कितनी है और उसको कैसे वैक्सीनेट किया जाए, क्या तैयारियां इसके लिए होनी चाहिए, पहले तो इस बात की आप कहीं ना कहीं जवाब दीजिए कि वैक्सीनेट करने के लिए किस तरह की तैयारियां होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर कोरोना की चौथी लहर आती है तो सर हमने पहली दूसरी लहर में किस तरह की समस्याओं को फेस किया है, वो समस्या एक बार फिर से ना हो। अस्पतालों में किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, प्रशासनिक स्तर पर किस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या आपको लगता है, ताकि दिक्कतें लोगों को ना हो, बेहतर तरीके से आगे निपटा जा सके इस बीमारी से? है, अगर हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हमारा नेटवर्क भी बहुत ज्यादा है और गांव तक, हैमलेट्स तक, हर वार्ड में मोहल्ला क्लिनिक्स हैं, सब सेंटर हैं, प्राइमरी हेल्थ सेंटर हैं, सरकारी तंत्र काफी बड़ा है सारे देश में। उसके साथ साथ जो प्राइवेट सेक्टर है, अगर उन जो प्राइवेट क्लिनिक्स को भी हम अगर दवाई मुहैया करा देते हैं, अब इनका दुरुपयोग होने की क्षमता बहुत लिमिटेड है। ज्यादा से ज्यादा कोई चार्ज कर लेगा थोड़ा बहुत। तो मेरा निवेदन यह है कि हम जो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, नर्सिंग होम्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, उन पे भरोसा करें और उनको भी जो मुफ्त दवाइयां हैं कोरोना की, वो वैक्सीन हैं, वो उपलब्ध कराएं, ताकि वॉक इन कोई भी व्यक्ति आता है तो उसकी डिटेल लेके, आधार कार्ड लेके उसको वैक्सीनेट किया जा सके। तो इसका दुरुपयोग, जिसको आवश्यकता है वही लगवाएगा, दोबारा क्यों लगवाएगा। ज्यादा से ज्यादा दुरुपयोग इतना हो सकता है कि हॉस्पिटल जिनको चार्ज नहीं करना चाहिए इस वैक्सीन के लिए, जो निःशुल्क सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी या जा रही है, उसमें थोड़ा बहुत चार्ज कर सकते हैं। इससे ज्यादा दुरुपयोग करने का कोई स्कोप नहीं है। तो इतने बड़े जो राष्ट्रीय अभियान में मैं समझता हूँ हमें लोगों पे जो और प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स पे भी भरोसा रखना चाहिए और उनको ये दवाइयां उपलब्ध करानी चाहिए, मुहैया करानी चाहिए। कोई कारण नहीं है और कहीं भी कोई ऐसी कठिनाई नहीं होनी चाहिए सारे देश में। देखिए, चुनाव हमारे देश में हर जगह होते हैं, मतलब कितनी तादाद में लोग
अपना वोट देने आते हैं। अगर वो हो सकता है तो ये भी हो सकता है। पल्स पोलियो का पहले अभियान चलाया गया, कितनी सफलता से चलाया गया। ऐसी कोई विशेष समस्या आने की उम्मीद नहीं है। जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा नेटवर्क है, और उसके साथ जो प्राइवेट सेक्टर का भी नेटवर्क खड़ा हो गया है, डेवलप हो गया है, उसको भी हम काम में लें तो ये बड़ी आसानी से हो सकता है, ठीक है, बिना कठिनाई के। ठीक है डॉक्टर अनीता, अब किस तरह की एहतियात बरतने की जरूरत है? क्योंकि इससे पहले भी आपने बोला कि देखिए पैनिक होने की जरूरत नहीं है। जब सबसे पहले कोरोना आया चाइना से तो ये नहीं पता था कि ये क्या है, कैसे लोगों में फैलता है, क्या कुछ करें क्या कुछ ना करें, धीरे धीरे चीजें समझ में आने लगी। लेकिन जब हम स्टेज में आ गए हैं कि हम चौथी लहर की बात कर रहे हैं तो तीन कहीं ना कहीं स्टेजेस पर हमने बहुत गहनता से स्टडी की है। लेकिन अब क्या लगता है इस वायरस से और बचने के लिए क्या कुछ करना चाहिए, क्या कुछ खास है, कैसे ये तमाम और वायरस से डिफरेंट है? वायरस के तरह काफी लहर आ रहे हैं, म्यूटेशंस आ रहे हैं, वेव्स आ रहे हैं। पहले भी वायरस 3 to 4 टाइम्स वेव आ चुके हैं, तो नेचुरल हिस्ट्री हम लोग कुछ कर नहीं सकेंगे। यस, हमारा कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल, डिस्टेंस मेंटेन करना, मास्क लगाना, वैक्सीनेशन लगातार चलेंगे। ज्यादा टेस्ट भी करना है, क्योंकि थर्ड वेव में हम लोग ज्यादा किए नहीं तो हमको पता चलेगा कितना मरीज आदमी पॉजिटिव है। उसके साथ साथ गवर्नमेंट का भी कदम उठाना है कि बहुत सारे स्क्रीनिंग, घर जाके टेस्ट करना है, वैक्सीनेशन देना है, तभी ये प्रोसेस सक्सेसफुल होगा। उसके साथ साथ बड़े रैलीज को बहुत रेस्ट्रिक्शन करना है, पर्टिकुलरली रिलीजियस, मैरिज, पॉलिटिकल जो फैमिली रैलीज होता है, बिकॉज उससे बहुत आदमी इकट्ठा होते हैं और वो सब कोई मेंटेन नहीं करते हैं डिस्टेंस, सो लॉट ऑफ पीपल गेट इन्फेक्टेड। सो दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज हमको नहीं करना चाहिए। लगभग इंडिया में रिजल्ट अच्छे हैं, 98% के ऊपर हमारा सर्वाइवल रेट है। उसी हिसाब से घबराने का जरूरत नहीं है, वैसा नहीं बोल सकते, आपको सतर्क होना चाहिए। ये कोविड अप्रोप्रिएट प्रोटोकॉल मेंटेन करना है, वैक्सीनेशन करना है, ज्यादा क्राउडिंग नहीं करना है, और अगर ये आप ये सब फॉलो करेंगे तो आप सही ढंग से इस बीमारी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर अनीता, खास तौर पर अगर हम सिम्टम्स की बात करें मैम, सिम्टम्स की बात करें तो इसके क्या सिम्टम है और खास तौर पे बच्चों के अंदर किस तरह के सिम्टम्स देखने के लिए मिल रहे हैं? सिम्टम्स कैसे हैं, क्या होते हैं? इसी तरीके का पहले जो कोविड था उसकी तरह है, वॉमिट ये है, होता है, सिर दर्द होता है, खांसी, जुकाम, बुखार होते हैं। इसके अलावा ज्यादा सांस वगैरह नहीं फूलते हैं। जो आदमी एडमिशन हुआ है 2-3 दिन अंदर ठीक हो गया है, तो जुकाम, खांसी, सिर दर्द, बस यही है खाली इनका सिम्टम्स। बच्चों में भी ये दिखाई देता है, काफी समटाइम्स यू मिस इट मामूली वायरल इन्फेक्शन बोल करके, और उसी समय बच्चों बड़े को सबको ले जाना है, कोविड टेस्ट एटलीस्ट कराना है, नेगेटिव है तो दूसरा इलाज चलेंगे, पॉजिटिव है तो कोविड का प्रोटोकॉल फॉलो करना है। ठीक है बंदूकर जी, क्योंकि इससे पहले हमने बात की कि देखिए कोरोना के मद्देनजर क्या कुछ होना चाहिए, तैयारियां क्या होनी चाहिए, वैक्सीनेशन को किस तरह से गति देने की जरूरत है। लेकिन सर पाबंदियों के अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि पाबंदियां किस तरह से होनी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था भी इफेक्ट ना हो? क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि सर कृषि सेक्टर को छोड़कर बाकी तमाम जो सेक्टर थे वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डाउन चले गए थे। उनको बेहतर करने के लिए सरकार ने जद्दोजहद की। अब हालांकि ये तो कहा जा रहा है कि चौथी लहर नहीं आएगी, इसको आने की आशंका से बिल्कुल इनकार किया जा रहा है, तमाम विशेषज्ञ यही कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आपने कुछ ये कहा था कि कुछ पाबंदियां लगाई जा सकती है। सर ऐसी कौन सी पाबंदियां हो सकती है जो लगाई जा सकती है या फिर लगानी चाहिए जिससे कि अर्थव्यवस्था भी इफेक्ट ना करे, कामकाज भी स्मूथली चले, जो तमाम काम है वो भी चलता रहे, लोगों को रोजगार भी मिलता रहे और उसके बावजूद भी लोग घर में रहे? कौन कौन सी पाबंदियां सर ऐसी लगाई जा सकती हैं जो इस वक्त आपको जरूरी लग रही है? देखिए, सबसे जो अर्थव्यवस्था के हिसाब से सबसे कठोर जो पाबंदी लगाई गई थी वो लॉकडाउन था या कर्फ्यू था। बिल्कुल बिल्कुल। उसको लगाने का कोई औचित्य आज के समय में नहीं है जी। केवल सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाने से मेरे ख्याल से हमारा उद्देश्य जो है उसकी पूर्ति हो जाएगी, और जितनी जल्दी हो सके हम जितने लोगों को जो वैक्सीनेट नहीं हो पाए हैं उनको वैक्सीनेट करें। अभी इसके अलावा कोई पाबंदियां लगाने का कोई औचित्य नजर नहीं आता है। देखिए क्या होता है, जो इस तरह की आपदाएं होती हैं
उसमें सिचुएशन हर दिन हर घंटे बदलती है, तो वी हैव टू प्ले अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है कि हमें कोई ऐसे ड्रास्टिक मेजर्स लेने हैं, और क्योंकि काफी मात्रा में वैक्सीनेशन हो भी चुकी है जी। तो ये उम्मीद की जाती है कि उतने व्यापक पैमाने पे इसका प्रकोप अब नहीं होगा, कि बहुत सारे लोग वैक्सीनेट हो चुके हैं, स्पेशली जो वल्नरेबल एज ग्रुप में है, 60 साल के ऊपर के एज ग्रुप में है। तो अभी केवल सोशल डिस्टेंसिंग और फेस मास्क तक ही सीमित रखें। अब लेकिन इसमें क्या जैसे सर आपको लगता है कि स्कूल्स को अभी बंद करने की जरूरत है, ऑनलाइन क्लासेस एक बार फिर से शुरू करने की जरूरत है? देखिए, बच्चों में एक तो प्रकोप कम है रहेगा, हाँ। बायोलॉजिकली भी डॉक्टर्स बताते हैं कि बच्चों में इंसिडेंस भी कम है, हाँ। और इंसिडेंस अगर है भी तो भी जो बच्चों की वल्नरेबिलिटी है वो बहुत कम है फेटेलिटी को मद्देनजर रखते हुए। तो इसलिए कोई बहुत ज्यादा इससे दहशत में आने की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं समझता हूँ कि कहीं भी स्कूल कॉलेज इत्यादि बंद करने का कोई औचित्य है आज के इस वक्त में। चलिए सर, बहुत शुक्रिया आपका मधुकर जी हमारे साथ सीधे जुड़ने के लिए। डॉक्टर अनीता आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। तो जाहिर तौर पर अभी यही समझ आ रहा है या फिर यही कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल वो स्थिति तो नजर नहीं आ रही जो पूरी तरह से लॉकडाउन जैसी स्थिति एक बार फिर से कर दी जाए या फिर बहुत ज्यादा सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन हाँ, ये जरूर कहा जा सकता है कि एहतियात बरतने की जरूरत है। लोगों को भी समझने की जरूरत है कि अगर अभी एहतियात नहीं बरता, अगर अभी मास्क नहीं लगाया, अभी कोरोना प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, तो आने वाले दिन आपके लिए बहुत मुश्किल हो सकते हैं, बहुत टफ हो सकते हैं। लिहाजा अभी से ही कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना शुरू करें। इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।